मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या भारत की ये डिमांड है, दिस इज द डिमांड ऑफ द इंडिया? क्या भारत के विकास के लिए औरंगजेब बाधा बन रहा है? बाधा बन रहा है तो उठवा दो, उसकी कब्र तोड़वा दो, बनाओ इसको डेवलप कंट्री। हमारे मुगल शासक गुजरे हैं, वो भले ही बाहर से आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी चीज़ें हिंदुस्तान में लगा दी। वो हिंदुस्तान से खजाना लूट के अफगानिस्तान नहीं ले गए, वरना तो लाल किला अफगानिस्तान में होता, ताजमहल अफगानिस्तान के अंदर होता। लेकिन तुम ही सीए की बात करते हो, तुम ही एनआरसी की बात करते हो, तुम औरंगजेब की बात करते हो, तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हो। तुम मुसलमानों के साथ करना क्या चाहते हो? मैं कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, लेकिन मुझे एक बात बताओ, देश की 20% से ज़्यादा जनसंख्या पॉवर्टी लाइन के नीचे है। पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। 1000 रुपये जो आदमी ना कमा पाए वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 20% जनसंख्या वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो हिंदुस्तानियों की है, पॉवर्टी लाइन के नीचे। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ जाकिर नगर में। जिस तरह से देश का माहौल अभी चल रहा है, अभी आपने देखा होगा कि नागपुर में किस तरह से औरंगज़ेब के नाम पर, औरंगज़ेब की कब्र पर जो चादर चढ़ी हुई थी उसको जलाया गया और किस तरह से तोड़ने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से वहाँ दंगे भड़क गए। क्या कहना है लोगों का, मुसलमान यहाँ पर क्या सोचते हैं? यहाँ मैं इस समय मौजूद हूँ, दिल्ली के मुसलमानों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पहले मूवीज़ लाई जाती है, छावा मूवी आई जिससे माहौल बना और उसके बाद इस तरह के हालात हुए। यहाँ के आवाम मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वजह है और ये जो राजनीति चल रही है वो कहाँ लेकर जा रही है। हमारे साथ बने रहिएगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ शाश्वत नहीं है। औरंगजेब की अपनी हिस्ट्री रही है, औरंगजेब का अपना इतिहास है। औरंगजेब ने किस तरह के काम किया, किसके लिए बुरा किया, किसके लिए भला किया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो मज़ार को देखते थे, मज़ार को कहते थे अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। अगर मज़ार से आवाज़ नहीं आती थी उसको भी उखड़वा देते थे वो। तो ये वक्त का क्या तकादा था, क्या सिनेरियो था, उसके बारे में अब आज जो ये मुद्दा उठाया जा रहा है, क्या हिंदुस्तान के लिए औरंगजेब मुद्दा हो सकता है क्या? ये सोचना है। लेकिन इंसान किस तरह से भटका हुआ है, किस तरह से आदमी को डीमोटिवेटेड कर रखा है इन्होंने, किस तरह से आपके जहन में जहर घोल लिया है कि औरंगजेब ख़त्म, उसके कब्र को तोड़ने की बात की जा रही है। क्या भारत का आज का मुद्दा कब्र पे है? क्या भारत में भुखमरी की हालत क्या है आप नहीं देख सकते? इकोनॉमी सिस्टम के बारे में आप बात नहीं कर रहे हो। अरे आपने तो बात किया था 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, इसकी बात नहीं हो रही है। तो ये औरंगजेब मुद्दा नहीं है। सर कह रहे हैं ना कि मंदिर तोड़े गए थे, मंदिर तोड़ता था औरंगजेब जो था। एक बात बताओ, जब राजतंत्र था, भारत में राजतंत्र था और राजतंत्र के बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज लगभग 200 साल तक राज्य करते हैं। आप उस मुद्दे को आज 21वीं सदी में लाकर आप क्या अचीव करना चाहते हो? मुद्दा औरंगजेब नहीं है, मुद्दा हिंदू मुसलमान करना है इस देश में। क्योंकि इनके पास अपनी कोई उपलब्धियां नहीं है जिस पे ये बात करें कि इन्होंने लगभग 10 साल 15 साल हो गया क्या अचीव किया। हिंदुस्तान में कितनी यूनिवर्सिटी बनी, कितने हॉस्पिटल्स बने, आप देखो महंगाई की क्या हालत है, इस पर ये बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जानते हैं हिंदुस्तान का 80% जो हमारा आबादी है, जो हमारे भाई लोग हैं, उनको कैसे गुमराह करके अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं ये। तो जो महाराष्ट्र में अभी हुआ पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। जब भी कोई मुद्दा होता है पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। क्या ये भारत की संस्कृति रही है? क्या ये हमारी सभ्यता है? मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी ये कल्चर है? क्या हमारी सभ्यता है? नहीं है ना। ये देखते हैं औरंगजेब, देखो औरंगजेब को मेरा अपना मानना है कि ये वक्त का बात होता है। अब औरंगजेब की बात की जाए, कोई कोई हिटलर की बात करने लगता है, कोई मुसोलिनी की बात करने लगता है, कोई अंग्रेजों की बात करने लगता है, कोई शाहजहां की बात करता है, कोई मोदी की भी बात कर ले। भाई जो वर्तमान में है, वर्तमान पे क्यों नहीं चर्चा करते हो? तुमने जो भारत को आज़ादी मिली, भारत में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इस लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हो, भारत की भाईचारा को ख़त्म कर रहे हो। जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, भारत का संविधान बोलता है भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, और भारत का मुख्य प्रधानमंत्री जो बोलता है कि मैं विश्व का विश्वगुरु बनना चाहता हूँ, मैं विश्व का नेतृत्व करना चाहता हूँ। क्या विश्व का नेतृत्व हिंदू मुसलमान करके होगा? क्या विश्व का नेतृत्व अगला पिछड़ा करके होगा? गरीब दलित के बारे में कौन सोचेगा भाई?
तुम कर क्या रहे हो? आप अपनी बात करो ना, आप अपनी उपलब्धियों की बात करो कि हमने क्या किया 15 साल में। आपने कुछ नहीं किया। आपने भारत को क्या दे दिया? हिंदू मुसलमान दे दिया। आने वाले दौर में आप देखो, और एक टाइमिंग देखो, जब भी कोई एतजाज होता है, जब भी कोई प्रदर्शन होता है, जब भी कोई धरना होता है, देखो ना टाइमिंग क्या था। औरंगजेब पे जो दंगा हुआ, महाराष्ट्र के नागपुर में जो दंगा हुआ, इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हो रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वहाँ बात कर रहे हैं। लोग बात इसके कर रहे हैं, अपने हक और हुकूक की बात कर रहे हैं। पूरा विपक्ष एक जगह है, लेकिन उसमें एक मुद्दा छेड़ दिया जाता है जहाँ दंगा का नाम दिया जाता है, आपसी विवाद हो जाता है और किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। आप कितना सताओगे मुसलमानों को भाई? हमारे कुरान के आयत लिखे हुए थे उस चादर पे, उस चादर को तुम जला रहे हो। क्या औरंगजेब को लेकर आप पूरे हिंदुस्तान को, मुसलमान को भटका नहीं रही हो? भड़का नहीं रहे हो? क्या चाहते हो आप? नागपुर का जो दंगा हुआ उसकी शुरुआत कहाँ से? कहा तो ये जा रहा है कि कुछ मुसलमानों ने पथराव किया वहाँ पर विरोध कर रहे थे औरंगजेब का। चादर वाली बात जो है कहाँ तक सच है, क्या क्लियर है? मैंने मीडिया में देखा भाई, मीडिया में जो बाइट आ रहा था, नेशनल चैनल पे देखा, उस चादर को जलाया जा रहा है, उस पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जहाँ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। और जहाँ तक मीडिया की बात कर रहे हो तो ये बायस्ड मीडिया है, ये बिकी हुई मीडिया ने लोकतंत्र में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को बोला जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म है और ये क्या दलाली चाटुकारिता पे अपने आप को आमादा कर दिया है। भारत के डेमोक्रेसी को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। सर, ये माहौल बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? इस टाइम अभी देखा आपने रमजान का महीना चल रहा है और इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। पहले मूवी आती है छवि, छावा मूवी आती है, उसके बाद एक रंग दिया जाता है, उसके बाद फिर बयान पे बयान आते हैं, लोगों के नेताओं के बयान भड़काऊ भाषण आते हैं, उसके बाद ये माहौल तैयार होता है। अब मुस्लिमों को फिर से फंसाया जा रहा है कि मुसलमानों ने ये शुरुआत की है। मैं आपसे यही बात कर रहा हूं कि आखिर आज हिंदुस्तान का मुद्दा मुसलमान है, मुसलमान मुद्दा है। आप अपनी उपलब्धि पे बात तो करो मेरे भाई, और मुसलमान को क्यों आप उकसा रहे हो? क्या भारत को बर्बाद करने की एक साजिश है? आपके पास कोई आपकी अपनी अचीवमेंट नहीं है। आप 15 साल से सत्ता में हो, आप फुल मेजोरिटी से हो, आप कभी ऑफ बोर्ड पे बिल लेके आते हो, कभी सीए लाते हो, कभी एनआरसी लाते हो, कभी 3 तलाक लेकर आते हो, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करोगे तुम, तो क्या करना चाहते हो? आप बोलते हो कि ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा संविधान बोलता है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश है, ये यहाँ हर धर्म हर वर्ग के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन तुम ही सीए की बात करते हो, तुम ही एनआरसी की बात करते हो, तुम औरंगजेब की बात करते हो, तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हो। तुम मुसलमानों के साथ करना क्या चाहते हो? मैं कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, लेकिन जिस तरह की ये इंसिडेंट हो रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, संभल की हालत देखो ना। आपकी मस्जिद तोड़ दी जा रही है, मस्जिद का सर्वे हो जाता है। ये आपका जो त्यौहार मनाने का एक जुलूस निकालने का प्रावधान था, उसको भी खत्म कर दिया आपने। आप कितना प्रवोक करोगे? दाढ़ी टोपी के नाम के ट्रेन में गोली मार दे रहे हो, आप अगलाक के घर में गाय के मांस के नाम पे अगलाक को मार देते हो, तबरेज को मार देते हो। आखिर क्या करना चाहते हो? और कब तक डिफेंस मोड में बोलेंगे हम? जो औरंगजेब का सपोर्ट करेगा वो देश विरोधी। आप बताओ ये किस तरह का कल्चर है? औरंगजेब ने लूटा था कि अंग्रेजों ने लूटा था? जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली करी वो हमें नागरिकता, वो हमें राष्ट्रीयता की बात करते हैं। अंग्रेजों की दलाली किसने किया था? यही आरएसएस वाले हैं ना, उसी आरएसएस से बीजेपी निकली है ना। उस दलाली पे बात करो ना। औरंगजेब तो जो कमाया, जो इकट्ठा किया, हिंदुस्तान को दे के कर गया। ये ताजमहल, ये कुतुब मीनार, ये तुम्हारा लाल किला, ये किसका देन है? अंग्रेजों ने दिया। ये सारे नामों निशान मिटा देंगे। तुम्हारा सावरकर का देन है। सावरकर माफीनामा लिख के देता है, उस पर बात नहीं करते हो तुम देशद्रोही हो सकते हो यार। मैं अंग्रेज के, औरंगजेब के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या भारत की ये डिमांड है? दिस इज द डिमांड ऑफ द इंडिया। क्या भारत के विकास के लिए औरंगजेब बाधा बन रहा है? बाधा बन रहा है तो उठवा दो, उसकी कब्र तोड़वा दो, बनाओ इसको डेवलप कंट्री। डेवलपिंग कंट्री नहीं है हम, हमारा अपना। आप देखो, केवल हिंदू मुसलमान की बात होती है। भारत एक ऐसा देश है विश्व में जिसका अपना एयरलाइंस नहीं है। इंडियन एयरलाइंस प्राइवेट हाथ में चला गया। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि किस तरह भारत को बांट दिया जाए, किस तरह हमको आपको हिंदू मुसलमान में उलझाकर अपने सत्ता को बरकरार रखा जाए। ये मुद्दा है। हिंदुस्तान के आवाम को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आज देखो ना, पूरा हिंदुस्तान जल रहा है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक देख लो, महाराष्ट्र,
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार की भी वही हालत है। बिहार में अभी कुछ दिन पहले हम जहाँ से आते हैं, हमारा बड़हरिया विधानसभा है, उस विधानसभा में सुबह 5:30 बजे 250 लोग बाइक लेकर रैली और नारा लगाते हुए निकल जाते हैं। ये जाकिर नगर का एरिया है, यहाँ मस्जिद है, आप नारा लगा रहे हो तो बोल रहे हैं क्या कि मैं चंदा लेने के लिए आया था। मैं बिहार की बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे साथ हो क्या रहा है। कहा जा रहा है चैंपियन ट्रॉफी जब इंडिया जीती थी, जब दंगा हुआ था वहाँ पर, तो वहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही थी इंडिया जीती, लेकिन मुसलमानों ने विरोध किया उसका। ऐसा कुछ है? ये इसका साक्ष्य किसके पास है? कहने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। फेक पे बात किया जाए, फेक पे बात किया जाए, बोलेंगे तो मेरे पे केस लग जाएगा। हमारी न्यायपालिका जो स्वतंत्र प्रणाली है, हमारी न्यायपालिका हमारे एक मंत्री को, जो भारत का बहुत शक्तिशाली व्यक्ति, उसको तड़ीपार घोषित कर दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे और कोई कहीं किसी राज्य का मुख्यमंत्री था, उसको बोला गया था तुम राज धर्म का पालन करो। उन पे सवाल करो ना भाई, ये सवाल नहीं है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि हमारे पास 15 लाख क्यों नहीं आए, हमारे बच्चों का फ्यूचर कहाँ जा रहा है, भुखमरी में भारत की स्थिति क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, भारत में हेल्थ सिस्टम पे आपने काम क्या किया, भारत का अपना एयरलाइंस क्यों नहीं है, भारत के रेलवे प्राइवेट हाथ में क्यों जा रहे हैं, भारत का ये जो इलेक्ट्रिक विभाग है वो प्राइवेट हाथ में क्यों जा रहा है, सारा चीज़ भारत का पोर्ट्स प्राइवेट हाथ में अदानी को क्यों दिया जा रहा है, इस पे बात करो ना भाई। औरंगजेब तो मुद्दा ही नहीं, वो तो हमारा खत्म हो गया, इतिहास का एक पन्ना है। जब जी चाहो उसको पलटो, जब जी चाहे उसको मत पलटो, ये तो तुम्हारे ऊपर है। तुमने किया क्या, भारत को कहाँ लेके जा रहे हो, इस पे बात करो ना भाई। हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, क्या हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, क्या भारत डेवलप कंट्री बनने जा रहा है, उसके लिए औरंगजेब बाधा है क्या? हमारी जो अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है उसके लिए औरंगजेब जिम्मेदार है क्या? उत्तर प्रदेश में अगला पिछड़ा की बात जब हो रही है उसके लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? इस पे कौन बात करेगा? केवल हिंदू मुसलमान। अरे तुम संविधान के मानने वाले लोग हो कि नहीं हो? तुम बोल दो ना कि हम मनुस्मृति लाना चाहते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। यही तो संविधान तुम्हारे लिए बाधा है। भारत का संविधान, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर का संविधान तुम्हारे लिए बाधा है, अड़चन बना हुआ है। तुम उसको खत्म करना चाहते हो, कर दो, बना दो हिंदू राष्ट्र। बात करेंगे ज़बीउल्लाह भाई आपसे भी, क्या कुछ कहना है आपका जो ज़बीउल्लाह साहब ने कहा? भाई मैं एक शेर के साथ शुरुआत करूंगा। राजेश रेड्डी एक शायर है, उनका शेर है कि नई लाशें बिछाने के लिए ही गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। मैं बात ये कहना चाहूँगा कि औरंगज़ेब और मुगलिया सल्तनत के ज़माने में हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। लूट के कौन लेके गए? गोरे। तो बात जो है गोरों की होनी चाहिए। तो मुद्दा है मध्य प्रदेश के अंदर, खालिज मैं बता रहा हूँ, ये हिंदू की बात करते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो है हेट क्राइम दलितों के खिलाफ हो रहा है। आप देखो, रिपोर्ट उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा इस टाइम अगर बच्चे बदतर हालात हैं तो दलितों के हैं। तो ये मनुस्मृति लाकर जो पुरानी 5000 साल पुरानी इनकी संस्कृति है, उसमें क्या है, फिल्मों में दिखाया जाता है। और इनकी संस्कृति आप उठा के देख लो कि इनको 4 वर्णों में बांटा गया है। उसमें लास्ट जो है स्टेज पर शूद्र आता है, और शूद्र जितने भी हैं वो तमाम जो है वो दलित हैं। उन्हीं के लिए तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और बताइए आप मुझे क्या है, ये माहौल ठीक हो जाएगा अगर भाई? ये माहौल ख़राब कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि सत्ता में कायम रहें। इनका कोई एजेंडा नहीं है। ना ये दलितों के सगे हैं, ना ये मुसलमानों से प्यार करते हैं, ना ये इनकी देश की जनता जो इनको वोट दे रही है उसके खैर ख्वाह हैं। कुछ नहीं किया इन्होंने किसी के लिए। बोलते हैं प्रधानमंत्री मेरे देश के 140 करोड़ जनता, उसमें तो मुसलमान भी आते हैं। मुझे एक बात बताओ, देश की 20% से ज़्यादा जनसंख्या पॉवर्टी लाइन के नीचे है। पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। 1000 रुपये जो आदमी ना कमा पाए वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। 20% जनसंख्या वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो हिंदुस्तानियों की है पॉवर्टी लाइन के नीचे। हमारा हेल्थ सिस्टम देख लो आप, एजुकेशन सिस्टम देख लो। आज भी ये समझ लीजिए कि गाँवों में सड़कें नहीं हैं, शहरों में सड़कें नहीं हैं। रेल के हालात देख लें आप, तो ये तमाम इशूज़ हैं हमारे। आप एजुकेशन मॉडल देख लीजिए, अपना हेल्थ मॉडल देख लीजिए। आप एम्स जैसे अस्पताल में जाते हो, 3 बजे लाइन लगाते हो, तब जाके अगले दिन नंबर आता है। मतलब दोपहर में 3 बजे अगर लाइन लगाते हो, अगले दिन जाके नंबर आता है। तो ये तो हमारा हेल्थ सिस्टम है, किसके अंडर में है? एम्स। तो आप ये हिंदू मुसलमान ना करके एम्स हॉस्पिटल ही बना दो। एम्स जैसे जो है 50 कम से कम हॉस्पिटल बना दो। आप हिंदुओं का तो फ़ायदा करो। पेट्रोल के दाम देख लो, 100 के पार पहुँच रहे हैं। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है उन स्टेट्स में पेट्रोल के दाम 100 से प्लस है।
सिलेंडर होने वाला है 500 सिलेंडर 500 का होने वाला है। आप मुझे ये बताओ, चलो आप हिंदुओं के खैर ख्वाह हो, हिंदुओं की बात करते हो आप। बीजेपी जो है वो सिर्फ पोलराइज करके वोट लेती है। मुसलमान जो है वो देशद्रोही है और मुसलमान पाकिस्तान जाएं और हिंदू मुसलमान और मस्जिद मंदिर की सियासत करके वोट लेते हैं। तो आप हिंदुओं का भला कर दो ना, पेट्रोल दो उनको 20 रुपये पे, चलो मुसलमानों को मत दो, उनको जो राशन फ्री दे दो आप। उनको कहना औरंगजेब लूट के ले गए यहाँ से। औरंगजेब के ज़माने में जो डॉलर था वो इंडियन रुपीस से नीचे था। औरंगजेब के ज़माने में जो अर्थव्यवस्था थी वो अमेरिका की, यूरोप की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान से नीचे थी। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था उस टाइम पे। तो मानने और मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास उठा के देख लो आप। अब बात जिसने गांधी को मारा, गोडसे, उनको जो है ये देशद्रोही कहते नहीं है, उनकी ये लोग पूजा करते हैं, उनके नाम पर मंदिर बनवाते हैं। वीर सावरकर किस बात के सावरकर हो गए? ये आरएसएस वाले, इन्होंने अब पैंट पहनना शुरू करी है, ये पूरी ज़िंदगी कच्चे में रहे, ये हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे? एक नंबर के मैं समझता हूँ ये मानसिक दिवालियाँ हैं, बेवकूफ़ हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। सर यही हाल रहा तो देश कहाँ जाएगा ये बताइए। देश कहीं नहीं जा रहा। देश पर जो है 2.25 लाख रुपए से, करोड़ से ज़्यादा का कर्जा हो गया आज की डेट में। अगर आप कैलकुलेट करें तो लाखों रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से कर्जा है देश के ऊपर। मोदी जी खुद कह रहे हैं कि 85 करोड़ आवाम को हमने राशन दे दिया। मतलब इसका मतलब ये है कि आवाम 85 करोड़ जो है बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे। ट्रेन में जनरल डब्बे की हालत ये है कि भाई एक डब्बा जो है ना उसके अंदर कम से कम हज़ारों की तादाद में लोग भर के जो है रेलवे जा रही है और टिकट पूरा ले रहे हैं उनसे। तो ये देश के हालात हैं आज की डेट में। रोका किसने? दंगे तो इसी लिए हुए ना। रोका किसने? दंगे उस बात पे नहीं हुई, इसी को समझना है। जब आप कुरान के आयत को, लिखे हुए आयत को आप चादर पे जो लिखा है उसको जलाओगे, इस पे विवाद हुआ। जहाँ तक मेरे को मामला जो मैंने देखा सोशल मीडिया पे, और जहाँ तक बात कर रहे हो, खबर वहाँ से अगर हटाते हैं तो आपको कोई एतराज़? देखिए अगर तुम पावर में हो ना, ये क्या होता है कि अगर बेटा बड़ा हो जाए और बाप का हत्या कर दे तो उसका क्या इलाज है? फिर अपने अस्तित्व तो कुछ नहीं रह जाता। हमारा अपना इतिहास है ना। मैं अगर जवान हो गया, मेरा बाप बूढ़ा हो गया तो मैं उसको गोली मार दूं, उसके अस्तित्व को, उसकी निशानी को ख़त्म कर दूं। क्या भारत का निशानी में, भारत के पहचान में औरंगजेब का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? उसका कोई योगदान नहीं है। शाहजहां का योगदान नहीं है, तेरे सावरकर का योगदान है, तड़ीपार लोगों का योगदान है, गुजरात में दंगा कराने वालों का योगदान है। तुम्हारी बात की जाएगी, औरंगजेब की बात नहीं की जाएगी। अगर तुम्हारी बात बोले तो अच्छी बात है, औरंगजेब का नाम ले तो हम दंगाई हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहाँ अलाउ किया? क्या हमारे भारत का जब आज़ाद हुआ, हमारे देश को संविधान मिला, तो हमारे संविधान ने ये बोला क्या कि आज़ादी के पहले जितने भी मुस्लिम मोनूमेंट हैं उसको ख़त्म कर दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में तो यह है नहीं। आखिर तुमको परेशानी क्या है? तुम मुद्दे की बात करो ना भाई, तुम हेल्थ की बात करो ना, तुम 2 करोड़ नौकरी की बात करो ना। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात करी थी। छोड़ दो, हटा दो मुसलमानों को, परे करो मुसलमानों को। तुम हिंदुओं को दे दो मेरे भाई, जो सनातनी हैं उनको दे दो नौकरी। क्यों नहीं दे रहे हो? इस पे बात क्यों नहीं कर रहे? तुम ये बात को बताओ। देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इन्होंने क्या किया है इस चीज़ को समझना है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। इनके पास क्या मुद्दा मिल गया? मुसलमान। आप देखो, जब आपका रेलवे, मैं आपके मीडिया के माध्यम से आप देखो, जो भी देखे मैं उसको बोलना चाहता हूँ इस बात को। आप रेलवे जब प्राइवेट हाथ में चला जाएगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी का बैकबोन बोला जाता है इंडियन रेलवे, जब ये प्राइवेट हाथ में चला जाएगा तो इनमें नौकरी करने वाले लोग कौन होंगे भाई? वो तो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होंगे, वो प्राइवेट सेक्टर से होंगे। क्या प्राइवेट सेक्टर में आपके पास आरक्षण मिलेगा? तो जो हमारे एसटी, एससी, ओबीसी जो ये समाज है, इसके आरक्षण को नहीं खत्म कर रही है। जब तुम्हारा एयरलाइंस प्राइवेट हाथ में चला जाएगा, जब प्राइवेट हाथ में चला जाएगा तो एससी, एसटी, ओबीसी जो भी ये समाज है, क्या उसको आरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस चीज को समझना है कि जिसकी ये बात कर रहे हैं ना, जिसको आगे बढ़ाकर लड़ा रहे हैं, मुसलमानों से दंगा करा रहे हैं, उन्हीं के पीछे से उनकी जड़ खत्म कर रहे हैं, उनके ताकत को खत्म कर रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं कि तुमको हम नौकरी नहीं देंगे, तुमको 500 रुपया देकर दंगाई बना देंगे, आतंकी बना देंगे। तो ये समझना पड़ेगा हिंदुस्तान के मुसलमान को, आपके आरक्षण को बैकडोर से खत्म कर रहे हैं। हिंदुस्तान के इकोनॉमी को हिला दिया इन्होंने, हिंदुस्तान के भाईचारा को हिला दिया इन्होंने, हिंदुस्तान के गंगा जमनी तहजीब को खत्म कर दिया इन्होंने। आज मुद्दा औरंगजेब हो सकता था क्या? क्या ये मुद्दा है? विचार करो ना, सोचो ना भाई, आप कौन सोचेगा इसके बारे में? आप विचार करो।
मोहित का कमेंट आया है कि आपने हिंदी फिल्म छावा देखी है आपने? जो भाई छावा मैंने हमें देखने की जरूरत नहीं देखिए है देखिए भाई, छावा हम क्या देखेंगे? छावा का जो आ रहा है शान है कह रहे हैं। बेहतर बेशक। देखो अब क्या होता है, ये लैक ऑफ एजुकेशन होता है। शिक्षा का कमी जब होता है तो हम क्या करते हैं? क्या फिल्म में सत्यता दर्शाई जाती है? क्या फिल्म को हकीकत माना जाए? तो बहुत सारे फिल्म होती हैं है। सारी एक मिनट फिल्म। सर, भारत में बहुत सारे फिल्म है जहाँ बलात्कार हो रहे थे। तुम बलात्कारी भी बनना चाहते हो? इस चीज को समझो ना भाई। हालांकि ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां भारत के महिलाओं को बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आप देख लो मणिपुर में बेटियों के साथ क्या किया इन्होंने। आप देखो ना उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ क्या किया इन्होंने। तो ये जो फिल्म देख के जो शिक्षित हो रहे हैं, जो सोचते हैं कि ये फिल्म सच्चाई है, फिल्म में सच्चाई नहीं है। ये आपको गुमराह किया जा रहा है मेरे भाई। जो आप देख रहे हो वो हकीकत नहीं है। आपके आने वाले नस्लों को, आपके हक को, आपके पावर को, आपके ताकत को, आपके आरक्षण को, आपके भारत को, आपके भारत माता को बर्बाद किया जा रहा है। तो छावा फिल्म ला के पहले उसको माहौल बनाया गया। माहौल, यही तो काम है इनका। इनके पास मुद्दा कुछ नहीं है। भारत के विकास के लिए मुद्दा नहीं है इनके पास, कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा केवल हिंदू मुसलमान है। तो क्या ये आने वाले इलेक्शन में, आने वाले 5 साल में क्या भारत को फिर तोड़ेंगे आप ये? बिहार से बिलोंग करते हैं ना सर? जी भाई, बिहार से बिलोंग करता हूँ। इलेक्शन है 6-7 महीने बाद बिहार में, क्या कुछ वहाँ से माहौल आ रहा है क्या? भाई देख लो ना माहौल देख लो बिहार के। अगर आप बिहार की बात कर रहे हो तो बिहार में 2-3 राज्य में, अरे 2-3 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा इंसिडेंट हुआ। एक कारी को, एक मौलाना को मारा गया, पकड़ के मारा गया। हम जिस विधानसभा से आते हैं उस विधानसभा में सुबह 5:30 बजे 200-250 लोग निकलते हैं हमारे विधानसभा से, और 250 नारे लगाने लगते हैं। लोग सो रहे हैं, उठते हैं, उसके बाद से थोड़ा सा झड़प होती है। वहाँ तो शुक्र है नीतीश कुमार की पुलिस की कि वो एक्टिव हो गई, नहीं तो बिहार के माहौल को बिगाड़ा जा रहा है। बिहार में मिट्टी बनाई जा रही है, जमीन तला से पिच बनाया जा रहा है। पिच बनाना शुरू हो गया। वहाँ एक कोई बजरंग दल का लड़का सा, एक बच्चा सा कुपोषण का शिकार है। मैं देखा उसको, शायद कुपोषण का शिकार है। आके बदतमीजी बोल रहा है, माई का दूध बाप का दूध, इस तरह की बातें कर रहे हैं ये लोग। तो बिहार में पिच बनाया जा रहा है। राजनीति इसी मुद्दे पे होगी। अब सोचना हिंदुस्तान को है, सोचना बिहार को है। जो बिहार जो अपने देश से मोहब्बत करता है उसको सोचना पड़ेगा कि हमारे देश को कैसे बचाना है, हमें अपने राज्य को कैसे बचाना है। देखो आपने सुना होगा गिद्ध की प्रजाति खत्म हो गई। गिद्ध नहीं दिखता। गिद्ध का क्या काम था? लाश नोच के खाते थे। ये गिद्ध के दूसरी प्रजाति के लोग हैं। ये जब तक खून नहीं बहता, जब तक लोगों की जान नहीं जाती, तब तक इनको नींद नहीं आती। आप देखो ना दिल्ली में क्या हुआ। भारत की राजधानी दिल्ली में रेलवे का जो कुंभ में जाने वाले लोग मरे, अभी तक करेक्ट आंकड़ा नहीं आया। कुंभ में लोग भगदड़ में जो मारे गए उनका आंकड़ा नहीं आया। तो ये लाश की राजनीति करते हैं भाई मैं एक बात और लाश की कहूँगा, राजनीति करते हैं। ये इनका पूरा डिज़ाइन है और इसको समझने की ज़रूरत है कि कोई भी इनका फेस्टिवल होता है उसमें मस्जिदों के आगे से ये आतंकित भीड़ निकालते हैं और गंदे स्लोगन्स देते हैं, मुसलमानों को प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। और उस पर अगर मुसलमान ज़रा सा भी रिएक्ट करता है तो मुसलमान के घर तोड़ देते हैं, मुसलमान को जेल में डाल देते हैं और मुसलमान को सरेआम गोली मार देते हैं। ये इनका पैटर्न बन गया है। लेकिन हो गया होली अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सूझबूझ का सबूत दिया हमारे हिंदू भाइयों ने भी और मुसलमान भाइयों ने भी। लेकिन इनकी तो पूरी प्लानिंग थी, पूरी तरह से प्लांटेड था कि दंगे कराए जाएं। ये माहौल बना रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान के अमन पसंद लोगों ने इनकी साजिश को नाकाम कर दिया और समझने की ज़रूरत है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये मुगलिया सल्तनत को जितने भी हमारे मुग़ल शासक गुजरे हैं वो भले ही बाहर से आए थे, लेकिन उन्होंने अपनी सारी चीज़ें हिंदुस्तान में लगा दी। वो हिंदुस्तान से ख़जाना लूट के अफ़गानिस्तान नहीं ले गए, वरना तो लाल किला अफ़गानिस्तान में होता, ताजमहल अफ़गानिस्तान के अंदर होता, जामा मस्जिद जो है अफ़गानिस्तान के अंदर होती। वो दिल्ली के अंदर उन्होंने राज किया और ये सारी चीज़ें दिल्ली में छोड़ गए। क्या लगता है? अगर औरंगज़ेब की कब्र को आप उखाड़ना चाहते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि आप लाल किला भी ढा दो, आप ताजमहल भी ढा दो। आप उससे क्यों कमाई कर रहे हो? आप जामा मस्जिद से क्यों कमाई कर रहे हो? आप बताओ मुझे। इस तरह के जितने भी मोनूमेंट्स हैं जो इन्होंने बनाए हैं मुग़ल शासकों ने, उससे तो तमाम से जो है ये कमाई कर रहे हैं। और अब ये मुद्दा बना दिया कि औरंगज़ेब 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 और शाहजहाँ। भाई पब्लिक इनके झांसे में आने वाली नहीं है। मैं बताऊं, पब्लिक बहुत अवेयर हो गई है। ये सिर्फ जीत रहे हैं बेईमानी करके। जिस दिन ईवीएम ख़त्म हो गई ना और फेयर इलेक्शन होने लगे
उस दिन बीजेपी सत्ता से बहुत दूर रह जाएगी। और ये होने नहीं दे रहे क्योंकि इन्होंने सेंटर की सारी मशीनरी अपने कब्जे में ले ली है। ईडी, सीबीआई, उससे ये डर दिखाते हैं लोगों को, झांसे में फंसाकर लोगों की फाइलें बना रखी हैं। जितने भी बड़े लीडर्स हैं, एमएलए, एमपी तोड़ते हैं और तमाम को जो है अपनी पार्टी में शामिल करके सरकारें गिरा देते हैं। ये सबसे चीप काम हो रहा है हिंदुस्तान में, ये सबसे गंदगी वाला काम हो रहा है। चलिए ठीक है। यहाँ पर लास्ट में जबील्ला साहब आपसे एक बात और करना चाहेंगे, रंग से आखिर क्या तकलीफ है आपको? हमको कोई तकलीफ नहीं है रंग से कोई तकलीफ नहीं है तो फिर इतना हंगामा क्यों हुआ? भाई। हमें कोई, अगर आप मेरी व्यक्तिगत बात करोगे तो मैं जहाँ से आता हूँ, जिस राज्य से हूँ, बिहार से हूँ, बिहार में एक सिवान जिला है, वो कहीं गाँव है। हमने अपना पूरा जो बचपना है ना, बचपना से जवानी एजुकेशन हमने वहाँ कंप्लीट किया। हम लोग को पता ही नहीं चलता था कि ये सरस्वती पूजा किसका है, होली किसका है, दिवाली किसका है। हम सब एक साथ खेलते थे, रंग भी खेलते थे, होली भी खेलते थे, सरस्वती पूजा भी मनाते थे। हमें तो कोई तकलीफ नहीं। और हमारे भाई जो वहाँ हैं, हमारे दोस्त हैं जो गैर मुस्लिम हैं, वो हमारे घर ईद पे आ रहे हैं, हमारे घर बकरीद पे आ रहे हैं। तो ये तो कोई कलह नहीं है, हमारे को कोई परेशानी नहीं है। ये तो हमारे देश की ब्यूटी है। हमें तो यही सिखाया गया कि वो फलाना जो कुमार है, वो जो कुशवाहा है, वो सिंह है, वो तेरा भाई है। और मेरे साथ पर्सनली बहुत सारे इंसिडेंट हुए जहाँ गैर मुस्लिम मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये तो इनका मुद्दा है भाई, ये हमारा रंग हमारा मुद्दा नहीं है। इन्होंने देश को रंग में बांट दिया, ये इनका मुद्दा है। बिहार के विधायक ने बोला था कि अगर रंग पसंद नहीं है तो पाकिस्तान चले जाए। देखिए, उस विधायक को मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर तेरे में दम है, डोंट टेक अदरवाइज, बुरा मत मानो। आप, तुम सत्ता में हो, बिहार में गठबंधन की सरकार बीजेपी की है। अगर तुम्हारे अंदर इतना कुव्वत है, तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत और ताकत है, तो बदल देना संविधान को। तुम एक मोहल्ला बना दे हिंदू राष्ट्र। और तू होता कौन है बोलने वाली ये बात कि मैं पाकिस्तान चला जाऊं? हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की जागीर है। गिरिराज सिंह एक स्टेटमेंट देता है कि हमारे बेटियों का मतलब बेटियां सुरक्षित रहेंगी अगर यहाँ से मुसलमान चले जाएंगे। ये किस तरह के स्टेटमेंट का तुम क्या बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो? गिरिराज सिंह, तुम गृह मंत्री रहे हो, आप बिहार से आते हो और बिहार से आने का तुम बोलते हो बिहार की बेटियां सुरक्षित नहीं है। एक बात बताओ, 2014 के बाद जितने भी बलात्कार हुए हिंदुस्तान में, जितने भी, आप हाथरस से उठाओ, उन नाव से उठाओ और बताओ कि जितने भी इसमें बलात्कारी नेता थे वो किस पार्टी के थे? अरे बेटियां तो तुमसे सुरक्षित नहीं है, तुम्हारे पार्टी के नेताओं से सुरक्षित नहीं है। तुमने मणिपुर को जला दिया। मणिपुर की बेटी के साथ बलात्कार होता है, एक माँ के साथ बलात्कार होता है, तुम उसमें शामिल होते हो। तुमसे बेटियां सुरक्षित नहीं है, तुम जाओ पाकिस्तान। तुम्हारा बुनियाद, तुम्हारा नस्ल पाकिस्तान का होगा। हमारा हिंदुस्तान बाई चॉइस हिंदुस्तानी है और हमने हिंदुस्तान को चॉइस से लिया है। हमने चाहा कि हमारे देश में भारतीय संस्कृति और सभ्यता बरकरार रहे, भाईचारा बरकरार रहे, तो हमने हिंदुस्तान को चॉइस किया। तुम होते कौन हो हमें पाकिस्तान भेजने वाले? और तुम्हारे अंदर ये ताकत आती कहाँ से? तुम पोलराइज करना चाहते हो, तुम पोलराइज करना चाहते हो। अरे तुम किस मुद्दे पे बात करते? मुद्दे की बात करो। तुम बात करो इस बात पे कि प्राइवेट सेक्टर को रेलवे क्यों गई, SC ST OBC का आरक्षण क्यों खत्म कर रहे हो? तुमने इंडियन एयरलाइंस को बेच दिया, वहां आरक्षण क्यों खत्म कर रहे हो? जितने भी हमारी बड़ी संस्थाएं हैं हिंदुस्तान में जहां गैर मुस्लिम SC ST OBC को लोगों को आरक्षण मिलता है, उसको खत्म कर दे। अरे तुम बिहारियों को भड़काना चाहते हो। और बिहार के बारे में गिरिराज सिंह को बताना चाहता हूँ, बिहार उत्तर प्रदेश नहीं है, बिहार महाराष्ट्र नहीं है। बिहार में गरीबी जरूर है, लेकिन बिहार के जितने भी लोग हैं पॉलिटिकल बहुत शिक्षित होते हैं, वो जानते हैं कि राजनीति क्या है। गिरिराज सिंह, तुम बिहारियों को नहीं तोड़ सकते और बिहारियों को नहीं भड़का सकते। जाना है तो तुम अपनी बेटी लेके पाकिस्तान चले जाओ, चले जाओ ना तुम। ये बगल में हमारा एक देश है, क्या बोलते हैं इसको, नेपाल, वहाँ चले जाओ। हमें क्यों भेजते हो तुम? अबे इनके पापा भी तो वहीं से आए थे, लाल कृष्ण आडवाणी, तो सबसे पहले उनको भेज दो। हम तो ये कह रहे हैं। एक बात बताओ, बोलना नहीं चाह रहा, तुम हमको बोलते हो कि मुसलमानों से बिहार की बेटी और भारत की बेटियों को सुरक्षित नहीं है, असुरक्षा महसूस होता है। तुम बताओ शहनवाज हुसैन कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद कौन है? शत्रुघ्न सिन्हा का दामाद कौन है? तुम अपने दामादों को हटाओ पहले। तुम हिंदुस्तानियों क्यों भगाना चाहते हो? तुम्हारे दामादों से तुम्हारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमसे नहीं। हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की धरती को भारत माता बोला जाता है और हिंदुस्तान देवियों का धरती है। यहाँ दुर्गा को पूजा जाता है, यहाँ सरस्वती को पूजा जाता है, यहाँ लक्ष्मी को पूजा जाता है। हम तो आस्था और विश्वास और इज्जत करना चाहते हैं। तुम हो, तुमसे और तुम्हारे पार्टी के नेताओं से तुम्हारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनके बारे में सोचो। तुम भारत के मुसलमानों को नहीं ललकार सकते और खासकर बिहार के मुसलमानों को ललकारने की
कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारा ना तुम रहोगे ना तुम्हारी सत्ता रहेगी। बिहार के मुसलमान, बिहार के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर एक तरफा वोट देंगे और तुमको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। लग रहा है आपको की बार जो है बिहार में सत्ता बदलेगी? पक्का बदलेगी, पक्का बदलेगी। अगर मौका मिला तो मैं भी जाके इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। हारना जीतना अपने जगह पे है। अब ये वक्त आ गया है कि आप बोलो। अब तो मुसलमानों के साथ, SC ST OBC के साथ ये हालत हो गई है कि तुम बोलोगे तब मारे जाओगे और नहीं बोलोगे तब मारे जाओगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है, बोल के मरो या चुप होके मरो। आपने आज इतनी बातें बोल दी तो शायद आप पर भी कुछ एक्शन हो सकता है। भाई मैंने जितनी बातें बोली हैं दैट इज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानिक दायरे में आकर बोला है। तुम मेरे को बिहार के या मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दोगे, अगर तुम पे केस नहीं होता तो हम पे केस कैसे हो सकता है? बोलना पड़ेगा, कर दो केस। भड़काऊ भाषण नहीं है ये, भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे। ये जो फैक्ट है उसके बारे में मैंने आपको बताया। हिंदुस्तान को जो इस तरीके से बांटने की कोशिश करी जा रही है, इसमें मीडिया का कितना रोल है? मीडिया वो बादशाह शहंशाहों के कोठे की वो दलाल, बुरा ना ले आप कि उस कोठे की दलाल हो गई है जो लोकतंत्र के बुनियाद को हिला रही है। हर रोज लोकतंत्र को तोड़ा जा रहा है, हर रोज लोकतंत्र को शर्मसार किया जा रहा है इस मीडिया के द्वारा। फैक्ट नहीं दिखाया जा रहा है, सच्चाई तो दिखाओ। जितने भी हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के तुम बस सबसे बड़ा चैनल, सबसे बड़ा न्यूज वाला, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हें रात को नींद आती है? क्या तुमने अपने बच्चों के लिए क्या बुनियाद डाला? देखो, ये हवा और सत्ता हमेशा नहीं रहती है। जब औरंगजेब नहीं रहा, अकबर नहीं रहा, बाबर नहीं रहा, आपके अंग्रेज नहीं रहे, कांग्रेस नहीं रही, तो तुम भी नहीं रहोगे। ये सत्ता है, बदलती है। और एक शायर ने कहा है, राहत इंदौरी साहब ने, कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, और जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते। न्यायपालिका को बोलना चाहता हूं उनके शायर के माध्यम से कि जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा ना दे के अदालत बिगाड़ देती है। नहीं तो जितने रोड पे चिल्ला रहे हैं हिंदू राष्ट्र, कोई नहीं दिखने वाला है।